सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम रिवाइज करेंगे सर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल ऑडिट और एसएस 610। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं मिला के इनकी वेटेज कितनी रहेगी आपके एग्जाम में? अराउंड 4 to 5 मार्क्स के टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन की। सर ये क्या होता है? तो मैंने कहा इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज अ फंक्शन, यानी आप सीधी भाषा में बोलो ना तो जो कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है, जो कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है वही इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास जनरली, या तो वो अपनी कंपनी का खुद का एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रखे या फिर एक्सटर्नली किसी को अपॉइंट करे। तो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो जो इंटरनल ऑडिटर है उसी को ये लोग फंक्शन बोल रहे हैं। सो ये एक फंक्शन है जो दो काम करता है। सर क्या? या तो अश्योरेंस देगा। सर अश्योरेंस मतलब जब इसने कंट्रोल्स को चेक किया तो उस पर अपना ओपिनियन बना के देगा कि कंट्रोल कैसे हैं, जिससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है सर। अब अगर कंट्रोल में कोई गड़बड़ है तो ये कंसल्टिंग भी देगा कि कैसे आप अपने कंट्रोल्स को और बेहतर बना सकते हो। तो ही परफॉर्म्स द अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। इससे क्या होगा सर? जब आप अश्योरेंस करते हो तो आप चीजों को इवेलुएट करते हो, जब आप कंसल्टिंग करते हो तो आप कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की बातें करते हो। So it refers to a function of the entity which performs assurance and consulting activity. Assurance में क्या होता है? To evaluate. Consulting में क्या होता है? To improve the effectiveness of entities. GRC. सर GRC का मतलब है एंटिटी की गवर्नेंस, एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट और एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल। गवर्नेंस का मतलब होता है किस तरह से चीजें एंटिटी में डायरेक्ट हो रही हैं, किस तरह से चीजों को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये काम किसका होता है? TCWG और मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हर छोटे बच्चे को पता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करो और उसको मिटिगेट करो। मिटिगेट करने के लिए क्या लगेंगे? इंटरनल कंट्रोल। तो ये कहीं ना कहीं एंटिटी के जीआरसी प्रोसेसेस को इंप्रूव करता है। जल्दी से बताओ, जीआरसी मतलब गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल। तो ये आपकी प्यारी प्यारी डेफिनेशन कवर हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की। सारे बच्चे आओ, मैं पूरा का पूरा चार्ट आपको साथ में रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले तो जो एक्टिविटीज है वही तीन चीजों को लेके है, GRC। जी का मतलब है गवर्नेंस। ये देखते हैं कि क्या जो गवर्नेंस का प्रोसेस है वो अचीव कर पा रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TCWG। क्या चाहेगी? हमेशा सारे लोग एथिकल रहें, उनके अंदर वैल्यूज हो। एग्जांपल, वो लोग ब्राइब वगैरह ना लें। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी चाहेगी कि जो परफॉर्मेंस है एकदम ठीक होनी चाहिए, फेयरली चेक होनी चाहिए कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। प्लस वो कम्युनिकेट करेंगे रिस्क और कंट्रोल्स की इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिक चीज आपने समझ के चलनी है। इसके अलावा ये कहता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई द रिस्क। सो इंटरनल ऑडिटर हेल्प कर सकता है एंटिटी को इन आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में हर छोटे बच्चे को पता है। सर कौन सी 5 सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में लिखा है ऐसे 315 में? सर ये 5 सिग्निफिकेंट रिस्क हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अनयूजुअल नेचर, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन केस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इकोनॉमिक एंड अदर डेवलपमेंट। ठीक है, ये बात हम ऐसे 315 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए कहते हैं हम सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब आप रिस्क वगैरह को आइडेंटिफाई करते हो तो इससे क्या होता है? इंप्रूव होती है रिस्क मैनेजमेंट, और उस रिस्क के लिए आप लगाते हो इंटरनल कंट्रोल। इजी इजी सर। सिग्निफिकेंट रिस्क में सबसे गंभीर रिस्क कौन सी है? सर फ्रॉड। तो इट ऑल्सो हेल्प्स द एंटिटी इन फ्रॉड डिटेक्शन। तो यही आपने बोलना है, आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट रिस्क, इंप्रूविंग द रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड फ्रॉड डिटेक्शन। लास्ट में बात करते हैं कंट्रोल की। तो जो कंट्रोल होते हैं उसमें हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं। कंट्रोल का होना चाहिए डिम। सर डिम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इंप्लीमेंटेशन और ऑपरेशन एक ही बात होती है। ठीक है सर। तो इसके अलावा ये कहता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ इंटरनल ऑडिटर की सबसे पहले तो इसका डिजाइन रिव्यू करेंगे। डिजाइन के बाद देखेंगे ये चीज ठीक से ऑपरेट हो रही है कि नहीं, इंप्लीमेंट ठीक से हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो हम रिकमेंड करेंगे इंप्रूवमेंट। तो सारे बच्चे फोकस करना, पहले रिव्यू किया, फिर उसके ऑपरेशंस देखे, अगर ऑपरेशन में गड़बड़ मिली तो रिकमेंड करा इंप्रूवमेंट। क्या तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। GRC, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब सर इसके अलावा ये कौन सी इंफॉर्मेशन देखता है? तो मैंने कहा जो ऑडिटर है वो तो सेल्फिश होता है, वो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखता है, ये ऑपरेटिंग भी देखता है। एग्जांपल के तौर पे सपोज एंटिटी का जो रेवेन्यू है, जो कॉस्ट है, ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट जो एंटिटी का प्रोडक्शन प्रोसेस है ये उसको भी चेक करता है, दैट इज द ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये देखता है द मीन्स। मीन्स मतलब कैसे एंटिटी आइडेंटिफाई करती है, मेजर करती है, क्लासिफाई करती है और रिपोर्ट करती है किसको? FNO इंफॉर्मेशन को। FNO यानी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को। ठीक है सर। उसके बाद अगर इसको सारी इंफॉर्मेशन में कोई भी गड़बड़ मिलती है तो ये उस पर इंक्वायरी कर सकता है। यानी सपोज इसको लगता है वेस्टेज की परसेंटेज बहुत हाई है प्रोडक्शन में, तो ये उस चीज को लेके इंक्वायरी कर सकता है। ये बेसिक सी बात आपको समझ के चलनी है। देन सर ही विल रिव्यू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, यही सेम टू सेम चीज मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑडिट में भी पढ़ाई थी। एंड लास्ट में ही विल रिव्यू द कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन या एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल रिक्वायरमेंट। इंटरनल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि जब भी कोई रॉ मटेरियल खरीदो तो क्वालिटी चेक होना चाहिए। तो अगेन ये देखेगा ये सब चीजें फॉलो हो रही है या
नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है इसकी हेडिंग्स अच्छे से याद रखना, प्लस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कंट्रोल हो गया, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हो गया, इनके अंदर की मीठी मीठी बातें आपको थोड़ी ठीक से पता होनी चाहिए। तो गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जीआरसी। जीआरसी के बाद ये कौन सी इंफॉर्मेशन देखता है? फाइनेंशियल ऑपरेटिंग। इसी से निकला अगला पॉइंट, रिव्यूइंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आखिरी में लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस चेक कर लेना, क्योंकि अगर नॉन कंप्लायंस होगी तो भारी पेनल्टी लग सकती है कंपनी पे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन किया था आईसीए का, सर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1। सारे बच्चे फोकस करो। एक एंटिटी ने कंट्रोल स्टिपुलेट किया यानी डेवलप किया है कि भाई हम इंटरेस्ट लगाएंगे 12% पर एनम, किस पे? ऐसे कस्टमर जो नालायक हैं, जो टाइम पे पेमेंट नहीं करते। बट ऑडिटर ने देखा कि भाई कुछ ऐसा पीरियड था जहां पे इन लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। तो मुझे बताओ, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा? कंपनी का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। हो तो सारे बच्चे बताओ, क्या इसके ऊपर इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है? क्या ये इंटरनल ऑडिटर के डोमेन में है? तो सर आपने बताया था 3 चीजें डोमेन में आती हैं, जीआरसी, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल। और कंट्रोल में मैंने 3 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले रिव्यू करेंगे डिजाइन, डिजाइन के बाद ऑपरेशन, और उसमें गड़बड़ मिली तो रिकमेंड द इंप्रूवमेंट्स। मीठा मीठा फ्लो क्लियर है? हाँ सर। तो सबसे पहले आपने थ्योरी लिख दी, थ्योरी के बाद आप लिखो फैक्ट्स ऑफ द केस और बोलो अगर ये चीजें खराब होंगी तो इट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इनकम फॉर द कंपनी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खराब होगी। सो ये इंटरनल ऑडिटर के डोमेन में आता है। आई होप दिस केस स्टडी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? यस सर। तो यहां हमने आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव्स कवर करा दिए। अब सर एक बात बताओ, इधर देखो, वापस आ जाओ अपने क्लास नोट्स पे। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना। ठीक है सर। कौन से इंटरनल कंट्रोल? सारे कंट्रोल, सारे प्रोसेस। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम क्या है? कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है तो वो भी इंटरनल कंट्रोल चेक करता है, बट कौन से? विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी विच आर रेलिवेंट टू ऑडिट। सर एक बात बताओ, जब ये बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है तो हम इसका काम यूज कर लेते हैं ना? तो मैंने कहा यही बात मेरे दिमाग में भी आई है, यही बात मेरे दिमाग में भी आई है। तो यही पॉइंट है जिसको यूज करके मैं अब आपको अगला स्टैंडर्ड पढ़ाने वाला हूं। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक। अब जब भी मैं ईए लिखूंगा तो ईए का मतलब है एक्सटर्नल ऑडिटर, आईए का मतलब है इंटरनल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिट। ठीक है। तो ये कहता है कैसे कैसे एक एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकता है। तो मुझे 2 प्रोसीजर बताओ, रैप और फैप। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो विच इज रेलिवेंट फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी जब आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, जब आप एक्चुअल टेस्टिंग कर रहे हो, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। अब 2 तरीके यूज करने के। सर क्या? एक तो जो कंपनी का ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने काम कर रखा है, एक तो जो कंपनी के इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी काम कर रखा है उसको आप यूज कर लो। ये हो गया केस नंबर 1। यानी यू मे डिसाइड टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज अ पार्शियल सब्सटीट्यूट ऑफ द एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। ये नहीं सारा काम उसी से करा लिया, फिर तो फीस भी वही ले जाएगा। तुमने सिर्फ पार्शियली उसकी मदद लेनी है। यू कैन यूज हिज वर्क एज अ पार्शियल सब्सटीट्यूट फॉर द ऑडिट एविडेंस। समझ गए सर? अगर उसने आपका वाला काम नहीं कर रखा, ठीक है, तो क्या मैं इंटरनल ऑडिटर जो खाली बैठा है उसको एज अ छोटू यूज कर सकता हूं? सर कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं उसको एज अ छोटू भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना उस छोटू को आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। फिर जब वो काम कर रहा है तो आपको उसको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा, और जब उसने काम कर लिया तो आपको उसका काम रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो जैसे घर पे मम्मी मेड को करती है ना, डायरेक्ट, सुपरवाइज और उसका काम रिव्यू, वैसे ही आपने इंटरनल ऑडिटर के साथ करना है। सो ये कह रहा है यू मे यूज द इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर अंडर योर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। क्या टॉपिक की पूरी फील क्लियर है? क्लियर है सर। बस ध्यान रखना, हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में उसका काम तभी यूज कर सकते हैं इफ इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन, और ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं है। तो यही 3 बातें आपको ध्यान में रख के चलनी है। फटाफट आ जाओ, किताब से मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो क्या कहता है रिवीजन के अंदर। रिवीजन, एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर ऑडिट पर्पस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, यानी ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द असेसमेंट ऑफ रोमम ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फिर मैंने कहा था इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज करना जो उसने ऑलरेडी कर रखा है। सो अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन यू कैन यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर पार्शियल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जो भी एविडेंस आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑब्टेन करना था। इसके अलावा यू कैन यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर योर डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू। तो इन 3 मैजिकल लेटर्स को याद रखना, DSR। सिंपल है बॉस? सिंपल है सर। तो इसी ने जन्म दिया इस स्टैंडर्ड को, ऐसे 610। तो कल को कोई आपसे पूछे कौन सा स्टैंडर्ड है जो बोलता है आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हो, इसकी गाइडेंस कौन देता है? तो मैंने कहा ऐसे 610। तो ये जो ऐसे 600 होता है हमेशा किसी और के काम की बात करता है। मैंने आपको ऐसे 600 भी पढ़ाया था। वो क्या था? ओ फॉर अदर ऑडिटर। आप अदर ऑडिटर का काम यूज कर रहे थे, जैसे ब्रांच ऑडिटर, सब्सिडरी का ऑडिटर। ये क्या है सर? ये 1 नहीं, आई है। आई फॉर
इंटरनल ऑडिटर, कोई बच्चा इसका नाम नहीं भूलेगा। तो जो 600 की सीरीज है वो इसी की बात करती है। इसके आगे एक और स्टैंडर्ड आता है एसए 620, वो बात करता है आप किसी एक्सपर्ट का काम यूज करोगे, वो सीए फाइनल में पढ़ाएंगे, अभी इसको फटाफट पढ़ो। तो ये कहता है एसए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सर एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्सटर्नल ऑडिटर। ओ तो भाई जब आप सामने वाले का काम यूज कर रहे हो ना, तो सावधान रहना, देख लेना चाहे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम या छोटू का काम, ये कहीं ना कहीं एडिक्वेट होना चाहिए फॉर द ऑडिट पर्पस। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी से हमारा ऑब्जेक्टिव निकला कि सबसे पहले चेक करो क्या आप उसका काम यूज कर सकते हो, अगर हां तो बताओ कौन से एरियाज में और कितना। ठीक है सर। फिर आप दो तरीके से काम यूज कर सकते हो, जो काम उसने ऑलरेडी कर रखा है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, तो देखो क्या उसका काम आपके लिए एडिक्वेट है, या फिर अगर आप उसको ऐसे छोटू यूज कर रहे हो फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस, तो 3 मैजिकल लेटर कर लेना, डीएसआर, डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू। ये आपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ के चलना है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो इस पूरे ऐसे में दो ही बातें होने वाली हैं, या तो आप ऑलरेडी करा हुआ काम यूज करोगे या उससे अलग से बैठ के काम करवाओगे। तो सबसे पहले आ जाओ इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा हम उसका काम यूज कर सकते हैं? 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या? डिस्को। डिस्को का मतलब है सबसे पहले तो वो बंदा फॉलो करता है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंक्लूडिंग द क्वालिटी कंट्रोल। दूसरी बात, उस बंदे को काम करना आता है, यानी देयर इज अ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। एंड लास्ट में वो बंदा बायस्ड नहीं है, वो बंदा बायस्ड नहीं है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहा, अपना काम अपने हिसाब से ठीक से कर रहा है, यानी द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट हिज ऑब्जेक्टिविटी। तो क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेटस है, जो रुतबा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है, क्या वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करती है या नहीं। तो यही 3 बातें आपने देखनी है। अगर लगता है ये क्वालिटीज प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आप उसके काम को यूज नहीं कर सकते। अगेन इस चीज के ऊपर अगर आपने क्वेश्चन बैंक पे देखते हो, क्वेश्चन नंबर 1, ये आईसीए के स्टडी मटेरियल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां आप इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर डिस्को नहीं है, अगर डिस्को नहीं है तो आप उसका काम यूज नहीं कर सकते। डिस्को मतलब देयर इज नो सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच लाइक क्वालिटी कंट्रोल, देयर इज नो कॉम्पिटेंस, देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी। तो ऐसे केस में यू कैन नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सिंपल है, सिंपल है सर। अब आगे आ जाओ। अब सर जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया ना डिस्को वाले, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, अब मैं इन्हीं को आपके लिए एक्सपेंड करने वाला हूं। सबसे पहले आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑब्जेक्टिविटी, बोर्ड पे फोकस करेंगे। सबसे पहले कहता है वही हमारा फेवरेट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या स्टेटस है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन अलाउज हिम टू बी फ्री ऑफ बीसी। बीसी मतलब बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पार्टी। सर यही कीवर्ड्स हमने ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन में कवर किए थे जब मैंने एसक्यूसी 1 और एसए 220 पढ़ाया था। तो इन पॉइंट्स को बेसिकली ध्यान रखना कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस आपको ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने के लिए अलाउ करता है। एग्जाम्पल, एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन को किसको रिपोर्ट करना चाहिए? मैंने कहा मैनेजमेंट के साथ साथ टीसीडब्ल्यूजी को भी रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि अगर आप इनको गड़बड़ बताओ तो ये मैनेजमेंट को डंडे मारे। ठीक है सर। इसके अलावा इसको इंप्लॉय कौन कर रहा है? तो मैंने कहा सिंपल बात ध्यान रखना, अगर इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट ही इंप्लॉय करेगी तो मैनेजमेंट तो अपने दोस्त को ले आएगी, तो इसका इंप्लॉयमेंट कौन देखे? टीसीडब्ल्यूजी, क्योंकि ये गंभीर बंदा है, इसके लिए टीसीडब्ल्यूजी होना चाहिए। सो वेदर द टीसीडब्ल्यूजी इज ओवरसीइंग, क्या टीसीडब्ल्यूजी नजर रख रहा है ऑन द एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। इसकी रिम्यूनरेशन भी कौन डिसाइड करे? टीसीडब्ल्यूजी। अगर मैनेजमेंट डिसाइड करेगी तो बेचारा मैनेजमेंट की गलतियां नहीं निकाल पाएगा। तो सर हमने 2 पॉइंट देख लिया, इसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस और इसको इंप्लॉय कौन करता है। अब जब ये इंप्लॉय होके आ गया तो क्या ये बंदा रिस्ट्रिक्टेड है या फ्री है? सर रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं बाय द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी। एग्जांपल बताओ सर। हो सकता है ये रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दे कि भाई जो भी तूने फाइंडिंग्स निकाली है, गड़बड़े निकाली हैं, इसके बारे में एक्सटर्नल ऑडिटर को मत बताना। ओ सर फ्री किससे? मैंने कहा ही शुड बी फ्री, ही शुड बी फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? अगर एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है और वो ही परचेजेस का इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो ये गलत है, वो प्रोक्योरमेंट में गड़बड़े निकाल ही नहीं पाएगा बेचारा। तो अगर इसके पास मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो सारे बच्चे फ्लो में ध्यान रखना, सबसे पहले बेसिक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, फिर इसकी एम्प्लॉयमेंट, जैसे इंप्लॉय होके आया क्या ये बंदा रिस्ट्रिक्टेड है या फ्री, ये डिसाइड करेगी इसकी ऑब्जेक्टिविटी। वाह सर मजा आ गया। अब ऑब्जेक्टिविटी के बाद आपने देखना है कॉम्पिटेंस एंड इवैल्यूएशन। कॉम्पिटेंस में बेसिकली क्या आता है? क्या आपको नॉलेज है प्लस उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए स्किल्स। तो सबसे पहले एंटिटी में इसमें अगेन पॉलिसीज होनी चाहिए। पॉलिसीज पहले इसको लाएंगे हायरिंग, फिर इसकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद जॉब पे असाइनिंग। सो हायरिंग, ट्रेनिंग, असाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। फिर देखो इन पॉलिसीज के हिसाब से क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में लोग हैं? भाई कॉम्पिटेंस तो तब देखेंगे ना जब लोग होंगे। सो वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, हम क्या बोलते थे, एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वैसे ही इनके डिपार्टमेंट में भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट लोग होने चाहिए। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटली रिसोर्स्ड, एडिक्वेटली एंड एप्रोप्रिएटली रिसोर्स्ड कंसीडरिंग द साइज एंड ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी।
अब अगर लोग हैं तो बस ये चेक कर लो उनके पास नॉलेज और स्किल्स है कि नहीं। एज अ ऑडिटर तुमको किसकी नॉलेज चाहिए? अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए। तो अकाउंटिंग को सीए फाइनल में बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एप्लीकेबल एफआरएफ, ये हमको बेसिक नॉलेज चाहिए। स्किल्स किसकी? इंटरनल ऑडिटर है, ऑडिट करने की। तो क्या इसके पास ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी है ऑडिट करने की? तो मीठा मीठा 4 पॉइंट्स में मैंने इसको बांट दिया ताकि आप कॉम्पिटेंस वाले पॉइंट्स को कर पाओ। मैं बताऊं ना, ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स वाले क्वेश्चन है इनसे 4-4 नंबर के मीठे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस में सबसे पहले देखिए पॉलिसीज, लोग हैं, अगर लोग हैं तो क्या उनमें नॉलेज और स्किल्स है या नहीं। ये 4 पॉइंट्स आपके कंप्लीट। फिर आता है सर अगला पॉइंट, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, इसको तो बस रीड कर लेना। सबसे पहले जो भी इनके प्रोसीजर्स है रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट, वर्क प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, बेसिक प्रोसीजर, ये सब डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। फिर देख लो इनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ क्वालिटी। इजी इजी सर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज कवर हो जाता है, क्या आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हो। तो अगर आप अपनी किताब से देखोगे हमने कौन कौन से टॉपिक सर कवर कर लिए, यहां तक सारी की सारी बातें कवर हो गई। अब सर ये वाली चीज मैंने ऑलरेडी बता दी, सर्कमस्टेंसेस जब हम उसका काम यूज नहीं कर सकते, कब? जब डिस्को नहीं है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं है, तो आप उसका काम यूज नहीं कर सकते। अब आ जाओ सेकंड स्टेज पे बात चलते हैं। अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसका काम यूज करना चाहता हूं, ठीक है, मैंने देखा डिस्को प्रेजेंट है, तो कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहां मैं उसका काम यूज कर सकता हूं? तो मैंने कहा 2 ही चीजों की टेस्टिंग होती है, एक होती है टीओसी, एक होते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो वहां आप उसका काम यूज कर लो। टीओसी का मतलब है सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल, भाई बंदा उसका एक्सपर्ट है, वो सब आप यूज कर लो। दूसरे टीओसी का मतलब है टेस्टिंग द कंप्लायंस विद रेगुलेशन, यानी मान लो कोई लॉ रेगुलेशन से कंप्लायंस वगैरह चेक करनी है, फॉर एग्जांपल टीडीएस, आपको देखना है टाइम पे टीडीएस डिपॉजिट हुआ कि नहीं, तो उसकी चालान टेस्टिंग होती है। तो ये बेसिक काम आप उससे करा सकते हो। ठीक है सर। इसके अलावा सब्सटेंटिव प्रोसीजर में जिसमें जजमेंट ज्यादा है, ना विद लिमिटेड जजमेंट। तो एग्जांपल के तौर पे अगर कोई खर्चे हैं, जैसे कि मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, पावर एक्सपेंस हो गया, आपको इनकी इनवॉइस टेस्टिंग करानी है तो करा दो, बढ़िया बंदा अच्छे से करके देगा। ठीक है सर। इसके अलावा बेसिक काम देखने वाले, सर क्या क्या देखना है? मैंने कहा जाके ऑब्जर्व करके इन्वेंटरी अकाउंट सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसमें क्या दिमाग लगाना है, ठीक है, जाके देखना ही तो है सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं, कर लेगा। इसके अलावा मान लो मुझे अकाउंटिंग सिस्टम में से किसी लेजर में से स्क्रीनशॉट चाहिए, मुझे देखना है बैंक बैलेंस 31 मार्च को कितना था। अब मैं इसके लिए पार्टनर को थोड़ी भेजूंगा, तो इंटरनल ऑडिटर खाली बैठेगा जाके देख क्या। तो ये कहीं ना कहीं जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह ट्रेस करनी है इन द इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीधा बोलो ना अकाउंटिंग सिस्टम। सर अकाउंटिंग सिस्टम लिख देंगे तो बच्चे को तो मजा आ जाएगा ना, तो इनको मजे लेने हैं, मजे देने नहीं है, मजे लेने हैं। तो इसलिए ये लोग लिखते हैं ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीधी बात है अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आपने कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 पॉइंट ध्यान रखने। टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, लिमिटेड जजमेंट। देखने वाले काम कहते हैं ऑब्जर्विंग द इन्वेंटरी काउंट और ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग सिस्टम, या बोल दो इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है सर। अब अगला टॉपिक आता है मेरा फेवरेट टॉपिक। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां आप उसका काम कम यूज करोगे, खुद ज्यादा करोगे। कब? मैंने कहा जब 2 चीजें ज्यादा है और 2 चीजें कम। 2 चीजें ज्यादा क्या है? अगर आपको लगता है जजमेंट ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो खुद काम करो, उससे मत कराना। सो इफ यू फील देयर इज अ मोर जजमेंट इन डिजाइनिंग द प्रोसीजर से जो एविडेंस मिलता है उसको इवैल्यूएट करने में, देन आप खुद करना। फॉर एग्जांपल आपको देखना है डेटर्स की एजिंग के हिसाब से प्रोविजन ठीक बनाए कि नहीं, जितना पुराना डेटर उस हिसाब से सही परसेंटेज लगा के प्रोविजन बनाए कि नहीं, तो इसमें दिमाग ज्यादा लग रहा है, हाँ उसको डेलीगेट मत करो, खुद करो। ठीक है सर। या आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, स्पेशली सिग्निफिकेंट रिस्क, अगेन कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, फ्रॉड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी, अनयूजुअल नेचर, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, ये सारे एरियाज को आपको खुद डील करके चलना चाहिए। सर 2 चीजें कम क्या है? मैंने कहा 2 चीजें वही कम है जो ऊपर बात की थी, ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस। सो इफ यू फील देयर इज अ लेस ऑब्जेक्टिविटी इन द इंटरनल ऑडिटर और देयर इज अ लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, देन यू शुड डू मोर वर्क योरसेल्फ। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ मेरे साथ 4th स्टेप ऑफ दिस टॉपिक। ये कहता है जब आपने काम डिसाइड कर लिया यूज करने का, तो अब हम इस काम को कैसे यूज करेंगे, हाउ विल वी यूज दिस वर्क। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो भाई ऐसा नहीं कि मतलब हाँ सब काम खत्म हो गया उसके बाद आखिरी में जाके आप इंटरनल ऑडिटर को बोल रहे हो यार मैं तेरा काम यूज करना चाहता हूँ, नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। यानी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और आपको पता है ये इंटरनल ऑडिटर है, ये अपना काम करेगा, तो आप उसको पहले ही गाइड कर दो कि भाई ये तेरे काम जो होंगे मैं ये यूज करने वाला हूँ। ठीक है सर। सो डिस्कस द प्लान यूज ऑफ द वर्क विद द इंटरनल ऑडिटर। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, आप अपनी एक्टिविटीज उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है सर। अब आखिरी में क्या होगा, जब वो रिपोर्ट बना के रेडी कर चुका है उसको रीड कर लो। रीड द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिलेटिंग टू द वर्क जो आपने उसका यूज करना है। अच्छा क्या रिपोर्ट रीड करना काफी है? मैंने कहा नहीं, सिर्फ रिपोर्ट रीड करना काफी नहीं है, आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर भी करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू परफॉर्म सफिशिएंट प्रोसीजर टू सी क्या उसका काम आपके लिए एडिक्वेट है या नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको भेजा इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्व करने के लिए, तो जो रिपोर्ट बना के लाया वो तो देखूंगा ही देखूंगा,
प्लस मैं चेक करूंगा क्या उसका स्कोप था, क्या एरियाज उसने कवर करे, क्या मेथडोलॉजी उसने फॉलो करी। तो 3 स्टेजेस ध्यान रखना उसका काम यूज करने की। सबसे पहले उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलूंगा, डिस्कस करके चलूंगा कैसे मैं उसका काम यूज करने वाला हूं। दूसरी बात, उसकी रिपोर्ट पढ़ूंगा। सिर्फ रिपोर्ट पढ़ना काफी नहीं है, आई विल हैव टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स टू सी वेदर द वर्क इज एडिक्वेट फॉर मी और नॉट। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब सर एक बात बताओ, आपने यहां पे बोला हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। हम उसके साथ डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे? तो हम उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं आंटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ क्या क्या काम उसने करना है। फिर वो जो भी काम करे प्लीज उसको डॉक्यूमेंट कर लेना। जैसे आप मटीरियलिटी निकालते हो तो वो मटीरियलिटी आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर की। और फिर बता देना आप उसका काम कैसे रिव्यू करोगे और किस तरह से उसको रिपोर्टिंग वगैरह करके चलनी है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो हम ऑडिट में पढ़ते हैं, ये सब चीजें आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। तो भाई अगर आईसीआई चाहे तो यहीं से 4 से 5 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है। अब सर एक सवाल और आता है, ये जो कोऑर्डिनेशन आप कर रहे हो ये इफेक्टिव कब होगी? तो मुझे आप लोग बता दो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप लोग मुझे बताओ, व्हेन विल बी द कोऑर्डिनेशन एंड डिस्कशन इफेक्टिव? जब ये सिर्फ एक बार हो या लगातार होती रहे? सर ये चीजें थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, थ्रू आउट द पीरियड चलती रहनी चाहिए। आपको इनके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए कि हर महीने हम एक मीटिंग करेंगे, हर क्वार्टर में हम एक मीटिंग करेंगे, ताकि जितनी भी चीजें आप इनसे सीख सको और इनको सिखा सको। तो यही बात आप ध्यान रखना, द डिस्कशंस विल हैपन एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स थ्रू आउट द पीरियड। थोड़ा एक्सटर्नल ऑडिटर उसको सिखाएगा, थोड़ा इंटरनल ऑडिटर उसको सिखाएगा। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, अब सर ये दोनों खाली नहीं बैठे, ठीक है, इनकी मीटिंग हो रही है महीने में एक बार, क्वार्टर में एक बार। तो क्या ये नॉर्मल मैटर्स डिस्कस करेंगे? नहीं, सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर। तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला जो इसके काम आ सकता है, ये इसको बताएगा। इंटरनल ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला तो ये इसको बताएगा अलॉन्ग विद हिज रिपोर्ट। तो ये आपने तीनों बातें ध्यान रख के चलनी है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसी के ऊपर मैंने आईसीआई का क्वेश्चन भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 2। सारे बच्चे जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा। इन्होंने कहा एक धंधा है जिसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, ठीक है सर। तो जो ऑडिटर है उसने डिसाइड किया कि मैं इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करूंगा। इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करूंगा नहीं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज करूंगा। तो टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस, आपको कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस चाहिए, तो बताओ किस तरह से इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो एक बार नहीं, बार बार बात करनी चाहिए, डिस्कस एट एप्रोप्रिएट इंटरवल। थोड़ा ये उसको सिग्निफिकेंट मैटर बताएगा, थोड़ा वो उसको सिग्निफिकेंट मैटर बताएगा, प्लस अपनी रिपोर्ट का एक्सेस दे देगा। तो ये एक मीठी मीठी सी फोटो बस आपने ध्यान में रख के चलनी है। शुभम सर, मैंने कहा हाँ, यहां हमारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन के जितने भी टॉपिक्स थे ये मैंने आपको एकदम बढ़िया बढ़िया कंप्लीट करा लिए। ये हमारे सारे यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। May 24 का क्वेश्चन है, अच्छे से करके चलना। अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां हम बात करते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे इसकी डेफिनेशन रीड करो। हम इंटरनल ऑडिटर को यूज करेंगे एज अ छोटू, जिसमें वो परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर अंडर अवर 3 मैजिकल लेटर DSR, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर जैसे मैंने आपको वहां पे स्टेजेस कराई थी, यहां भी स्टेज वाइज लेके चल रहा हूं, साथ साथ चलना, मजा आएगा। स्टेज नंबर 1, अपने आप से पूछो क्या मैं इसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूं? अगर हां तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा को। सर वहां पे तो डिस्को इवैल्यूएट करते थे। अरे भाई जब तुम ही डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहे हो, जब तुम ही डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो तुम उसको क्या करोगे? डायरेक्ट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो अप्रोच तो आप ही ने डिसाइड करनी है, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच। तो उसको चेक करके कोई फायदा नहीं है, आपने बस इसकी को चेक करना है। को का मतलब है देखो क्या है एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप इसका कॉम्पिटेंस लेवल चेक कर सकते हो। सर ये ऑब्जेक्टिविटी वाले थ्रेट्स के बारे में कैसे पता चलेगा? पूछताछ करके। सो इट इंक्लूड्स द इंक्वायरी ऑफ द इंटरेस्ट एंड रिलेशंस कॉजिंग द थ्रेट्स। इजी सर। अच्छा क्या मैं सीधा इसका काम यूज करना शुरू कर दूं? नहीं सर, कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। अब किस किस का कंसेंट लो? इंटरनल ऑडिटर तुम्हारा है या एंटिटी का? एंटिटी का है, तो एंटिटी का कंसेंट लो। और इंटरनल ऑडिटर का भी लो, तुम उससे काम कराने वाले हो ना, हाँ, तो उसका भी कंसेंट लोगे, वो तुम्हारे लिए काम करेगा कि नहीं। तो आपको दो रिटर्न एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट सबसे पहले विद द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी, दैट कहीं ना कहीं जो इंटरनल ऑडिटर है ही इज अलाउड टू फॉलो द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है सर। जब वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा होगा तो आप उसमें इंटरवीन नहीं करोगे। तो ये इन वाले 2 बातें ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, एंटिटी इंटरवीन नहीं करेगी। क्या बढ़िया बात है सर। अब आ जाते हैं इस बदमाश की बात करते हैं। जो इंटरनल ऑडिटर है ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। पता चला आपने इसको एक ऑडिट प्रोसीजर बताया और ये मैनेजमेंट के आगे मुंह खोल के आ गया, तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके चलेगा। बात समझ आती है? आती है सर। अब सर जब ये सब चीजें सेट कर लो, आप उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो। बट याद रहे कुछ ऐसे 4 एरियाज हैं, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीआई। यहां आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। सर ये कौन से एरियाज हैं? मैंने कहा बड़े सिंपल है। 2 चीजें ज्यादा है। क्या? वही वाली जो भी बताई थी, जजमेंट ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। तो अगर लगता है सिग्निफिकेंट जजमेंट है, आप उसका काम यूज नहीं कर सकते। अगर लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है और जो आप प्रोसीजर्स कर रहे हो
जो आप एविडेंस इवेल्युएट कर रहे हो वहां पे जजमेंट ज्यादा है तो भी आप उसका काम यूज नहीं कर सकते। या फिर उसने काम ऑलरेडी कर लिया, तो सर जब ऑलरेडी कर लिया तो वापस करा के क्या फायदा, तो भी आप उसका काम वहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। एंड लास्ट पॉइंट इज जो आपका खुद का काम है, जो आपके खुद के डिसीजन है इस ऐसे में कि मुझे इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है या नहीं लेनी, मुझे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क यूज करना है या नहीं करना, ये आपके डिसीजन है, इसको आप उस पर नहीं थोप सकते। तो यही 4 बातें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो सर अगर लगता है इट इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट, हाँ सर ये कर लो, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट यानी जजमेंट ज्यादा है, आप इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। दूसरी बात, रोमम ज्यादा है और उसमें भी जजमेंट ज्यादा है, यानी इट रिलेट्स टू अ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जहां जो जजमेंट है इन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर इवैल्यूएटिंग द एविडेंस दैट इज मोर देन लिमिटेड, तो वहां भी आप उसका काम यूज नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसने जो काम ऑलरेडी कर लिया, अरे बुद्धू है क्या जो वापस करवाएंगे, सो इट रिलेट्स टू द वर्क वेयर इज ऑलरेडी इन्वॉल्व एंड इट हैज बीन या विल बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। जो आपका खुद के डिसीजन से खुद लो, रिलेट्स टू द डिसीजन जो आप इस ऐसे में लेते हो रिगार्डिंग द यूज ऑफ द वर्क और डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मेक सेंस? यस सर। अब इसी को लेके मैं आपको क्वेश्चन बैंक पे ले चलता हूं और मीठे मीठे 2 क्वेश्चंस कराता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आरटीपी जैन 25 का क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल इग्नोर करके चलेंगे, कैसी बातें करो सर, अच्छे से करेंगे। ये कहता है, इसमें है सीएम मुक्कू भाई, ही इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ बेज लिमिटेड, ठीक है सर। ये डिसाइड करता है कि मैं यूज करूंगा इंटरनल ऑडिटर को टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। अब सबसे पहले बोलता है डायरेक्ट असिस्टेंस का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, सामने वाले से काम कराना है अंडर अवर डीएसआर, यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म द प्रोसीजर अंडर अवर डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। इजी इजी सर, पहला क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सर प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर हमको कोई रिटर्न एग्रीमेंट करने हैं? हाँ करने हैं। किससे? एंटिटी से, इंटरनल ऑडिटर से। एंटिटी से इन वाले की वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, वो इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है सर। और इससे क्या था, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे प्रोसीजर बताओ जहां आप उससे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। तो शुभम सर ने 4 बातें बताई थी, जहां रिस्क ज्यादा है, जहां जजमेंट ज्यादा है, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट या फिर हाई रिस्क। और हाई रिस्क में भी इफ यू फील द जजमेंट इज मोर इन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर और इवैल्यूएटिंग द एविडेंस, आप उसका काम यूज नहीं करोगे। जो काम उसने ऑलरेडी कर लिया या आपके डिसीजन है, ऑलरेडी कर लिया मतलब ऑलरेडी बीन इन्वॉल्व एंड बीन और विल बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, या फिर जो आपके डिसीजन है कि आपको उसका काम यूज करना है या नहीं करना, वो आप ही ने लेके चलने हैं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, CAZ. He is appointed as the statutory auditor of Beta Private Limited. There exists an internal audit function जो एक चीफ इंटरनल ऑडिटर हेड कर रहा है, जो CAK है, ठीक है। CAK कौन है? चीफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है सर। CAZ कौन है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जागते रहो, ठीक है सर। वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इज असेस्ड एज अ एरिया ऑफ हाई रिस्क। तो यहां पे सर गेम क्या है, मैंने कहा सारे बच्चे ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल है। ये कहता है एक एरिया है वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल जो एरिया ऑफ हाई रिस्क है, ठीक है सर। अब इसमें 2 प्रोसीजर है, कौन कौन से, इधर देखो। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। भाई वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है? अमाउंट ड्यू माइनस प्रोविजन। प्रोविजन कैसे बनता है? पहले एजिंग बनती है, उस पे परसेंटेज लगा के आप प्रोविजन बनाते हो। यस और नो? यस सर। तो ये कह रहा है, इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा। एक तो एजिंग की एक्यूरेसी चेक करनी है कि आप इनवॉइस उठा लो और देखो कितने कितने टाइम से पैसा नहीं आया, ठीक है। तो एकदम ये तो छोटी बच्ची वाला काम है ना सर, 6ठी क्लास का बच्चा कर देगा। इनवॉइस देखा, अच्छा पैसा इस टाइम पे ड्यू था, अभी तक नहीं आया, तो बताओ कितना पैसा 6 महीने से ड्यू है, 12 महीने से, 2 साल, 3 साल, मोर देन 3 ईयर। इसमें कोई दिमाग लगाना है? नहीं सर, इसमें देयर इज नो जजमेंट इन्वॉल्व। ओह, इसके अलावा जो आपने एजिंग बनाई उस पे सोचना कि यार कितना प्रतिशत प्रोविजन बनाऊं, इसमें क्या होगा, इसमें जजमेंट ज्यादा लगेगी। तो मुझे बताओ कौन सा काम आप ऐसा है जिसमें डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो, कौन सा काम ऐसा है जिसमें डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। सर जहां भी हाई रिस्क होती है और हाई रिस्क में हमको लगता है जजमेंट ज्यादा है, वहां हम इस चीज पे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। तो जो प्रोविजन की एडिक्वेसी है, इस पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। वेरी गुड। और जहां पे आपको लगता है कि भाई जजमेंट बिल्कुल ही नहीं है, भले ही हाई रिस्क वाला एरिया हो, यहां आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो। तो यही बात इन लोगों ने आंसर में लिखी। सारे बच्चे आंसर देखो कैसे आपने फ्रेम करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले थ्योरी लिखो कि ऐसे 610 ने सिखाया था, हम इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे। कब? जहां भी रिस्क ज्यादा है और उस रिस्क में भी जो जजमेंट है इन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर और इवैल्यूएटिंग द एविडेंस दैट इज मोर देन लिमिटेड। ये हो गई हमारी प्यारी प्यारी थ्योरी। फिर आप फैक्ट से रिलेट करके बोलो कि भाई डेटर की वैल्यूएशन ना हाई रिस्क एरिया है, बट जो एक्यूरेसी चेक करनी है एजिंग की, दैट इज अ लिमिटेड जजमेंट एरिया, इसको आप डेलीगेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर जो प्रोविजन की एडिक्वेसी चेक करना ना, यहां ज्यादा जजमेंट लगेगी, तो इसको असाइन करना सही नहीं रहेगा, इसको असाइन करना सही नहीं रहेगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब इन्हीं से मिलता जुलता एक छोटा टॉपिक और है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, वो भी मैंने आपका इसी ऐसे टॉपिक के साथ डाल रखा है। ये क्या कहता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल तो कुछ नहीं है,
बेसिकली जो भी कंट्रोल्स इनके फाइनेंस से रिलेटेड है हमने इनकी यहां पे बात करके चलनी है। अब सर इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो सेम डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 4 में कवर की थी कि जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर द प्रोसेस, डिम मतलब डिजाइन इंप्लीमेंटेड मेंटेन बाय द मैनेजमेंट ईसीडब्ल्यूजी अदर्स, ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके कि एंटिटी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी, क्या, स्कोर बढ़ाने का। स्कोर का मतलब था सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। सेम टू सेम 4 के 4 पॉइंट्स यहां दे रखे हैं, यही आपने आईएफसी की डेफिनेशन में डाल के आने, ठीक है सर। अब जो इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है सर, ये कौन से कंट्रोल्स होते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्ट लेना देना है, इस पे ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ती है 143.3 आई फॉर आईएफसी रिपोर्टिंग, ठीक है। तो उसी रिपोर्टिंग की बात कर रखी है कि हमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करके चलना है। तो हो सकता है इसे इस पे डिफरेंस वगैरह पूछ ले, तो ये बेसिक बातें ध्यान रख के चलनी है। अब सर इसको लेके कंपनीज एक्ट में 4 सेक्शन है, एक तो ऑडिटर वाला, 3 टीसीडब्ल्यूजी वाले। ऑडिटर वाला सेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया 143.3 आई, ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। कुछ कंपनीज है जहां पे रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि छोटी कंपनीज है तो ओनर खुद ही देख लेता है सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी लिमिट्स है 25 और 50, से विद मी 25 और 50। 25 करोड़ का क्या होगा, बोरोइंग, 50 करोड़ की टर्नओवर, दोनों क्या होनी चाहिए, लेस, ठीक है। टर्नओवर कौन सी, पिछले साल की, बोरोइंग्स कौन सी, इस साल की, ठीक है। और बोरोइंग्स फ्रॉम बफी मींस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। तो ये हमारा 143.3 आई हो गया। इसके अलावा सारे टीसीडब्ल्यूजी वाले पॉइंट है। एक तो डायरेक्टर वाला पॉइंट, डायरेक्टर यानी जो हम 134 सबसेक्शन 5 में पढ़ते हैं लॉ में, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, तो वहां पे एक पॉइंट आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करना कि हमने अच्छे अच्छे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रख रखे हैं और वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। सिंपल है पॉइंट। इसके अलावा डायरेक्टर में भी सबसे शुद्ध डायरेक्टर कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसके लिए सेक्शन 149 सबसेक्शन 8 है, ये कहता है इनका एक शेड्यूल 4 है। व्हाट इज शेड्यूल 4? तो जो शेड्यूल 4 है वो बात करता है कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इनको भी ख्याल रखना है इंटरनल कंट्रोल का, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है सर। अब इन डायरेक्टर्स की जो कमिटी होती है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमिटी होती है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कमिटी होती है, उसका नाम क्या है, ऑडिट कमिटी। तो मैंने कहा लगे हाथों ऑडिट कमिटी का 177 भी डाल दो। ये ऑडिट कमेटी भी क्या करेगी, इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करेगी, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को देगी। तो पॉइंट सब में सिमिलर है, यहां भी इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएशन, यहां भी इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन, यहां भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यहां भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही मीठी मीठी बातें आपने ध्यान रख के चलनी है। ये चारों के चारों सेक्शन ध्यान रखना। 2 बार ऐसे लगातार पूछ चुका है, मई 24 में डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर का और सितंबर 24 में एमसीक्यू आया था। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। तो यहां आपकी मीठी मीठी पूरी रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट होती है। बट सर जब भी हम ऐसा धुआंधार चैप्टर करें और उसके बाद मैं आपको 1 पेजर रिवीजन ना कराऊं तो फिर क्या ही फायदा है इस रिवीजन का। सो एवरीवन लुक एट द बोर्ड, हियर इज द 1 पेजर रिवीजन। आर यू ऑल रेडी? यस सर, वी आर रेडी। 2 मिनट में पूरा का पूरा ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से फास्ट रिवाइज करते हैं। देखो क्या कहता है। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये कहता है इंटरनल ऑडिट इज अ फंक्शन जहां पे आप देते हो अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। अश्योरेंस मतलब इवैल्यूएट, कंसल्टिंग मतलब इंप्रूव द एंटिटीज, जीआरसी बोले तो गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब सर हमारा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, आपको यहां पे 6 बातें ध्यान रखनी है। 6 नहीं सर, कितनी थी, 3 4 और 2 6 ही है, ठीक है। सबसे पहले एक्टिविटीज रिलेटेड टू जीआरसी, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। फिर ये कहता है इसको करने के लिए आपको क्या एग्जामिन करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। इसी से निकला अगला पॉइंट, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम बात करते थे ईईई, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। एंड दूसरी चीज क्या लास्ट में रिव्यू करनी है, कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। तो इस कनेक्शन के साथ आपने चलना है। अब आ जाओ मेन गेम पे आते हैं। इंटरनल ऑडिटर ने काम कर रखा है, क्या मैं उसका काम यूज कर सकता हूं और किन तरीकों से यूज कर सकता हूं। यहां पे 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले रैप, उसके बाद फैप। रैप यानी रिस्क असेसमेंट, सो यू कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। टेस्टिंग में क्या कर सकते हो, या तो आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज कर सकते हो एज अ पार्शियल सब्स्टिट्यूट फॉर द ऑडिट एविडेंस, या फिर आप उसको छोटू की तरह यूज कर सकते हो, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर अंडर हिज डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। क्या ये 3 तरीके क्लियर है? हाँ सर। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है इसका ऐसे बताओ मालिक, इसका ऐसे बताओ। तो ऐसे का नाम है ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये 1 नहीं, आई है, आई फॉर इंटरनल ऑडिटर। तो सबसे पहले बताओ कौन है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपिनियन, सर एक्सटर्नल ऑडिटर। तो इसके लिए उसको एविडेंस लेना चाहिए कि जो इंटरनल ऑडिटर का वर्क है दैट इज एडिक्वेट फॉर हिज पर्पस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले देखो क्या इंटरनल ऑडिट जो फंक्शन है या जो डायरेक्ट असिस्टेंस है, क्या आप इसको यूज कर सकते हो? अगर हां तो बताओ कौन से एरियाज में और कितना। अब यूज करना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप उसका ऑलरेडी क्या हुआ वर्क यूज कर लो, या फिर आप उसको डीएसआर कर लो और उसका लिए डायरेक्ट असिस्टेंस आप दे सकते हो, ठीक है सर। अब सबसे पहले फोकस करेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे। इंटरनल ऑडिट फंक्शन में सबसे पहले हमने डिसाइड करना है क्या मैं उसका काम यूज कर सकता हूं। इसके लिए हम 3 पॉइंट्स क्या देखते हैं, डिस्को। डिस्को का मतलब है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। किस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर।
अब सर मैंने इन्हीं पॉइंट्स को एक्सपेंड किया था। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, इसमें आपने देखना है ये किसको रिपोर्ट करता है। अगर टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करता है बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्टिविटी अच्छी है। फिर इसकी इंप्लॉयमेंट कौन करता है, टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। फिर देखो ये बंदा रिस्ट्रिक्टेड है या फ्री। जब इंप्लॉय होके आया तो क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है या फ्री? सर रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रखी हैं, फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू द ऑडिटर, ठीक है सर। या ये फ्री है, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर ये मैनेजमेंट का पार्ट है और इंटरनल ऑडिटर भी है तो इसके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिविटी में आपने चार बातें ध्यान रखनी थी। कॉम्पिटेंस के लिए क्या देखते हैं, पॉलिसीज। पॉलिसीज किसकी, हट्टा। सर हट्टा, हट्टा मींस, हट्टा का मतलब है हायरिंग, ट्रेनिंग, असाइनिंग। से विद मी, गो विद द फ्लो। हायरिंग, ट्रेनिंग, असाइनिंग, पहले हायर करेंगे फिर ट्रेन करेंगे, काम पे असाइन करेंगे। फिर उसके बाद देखो क्या हमारे पास टीम में अच्छे खासे लोग इकट्ठे हो गए, देयर आर एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज इन द टीम, ठीक है सर। अब जो ये रिसोर्सेज है इनके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज और स्किल्स। नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप्लीकेबल एफआरएफ, स्किल्स यानी ट्रेन्ड इनफ टू डू द ऑडिट प्रॉपर्ली। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब सर पहला स्टेज तो हो गया, दूसरा स्टेज, अगर मैं इसका काम यूज कर सकता हूं तो कौन से वर्क है जो इससे यूज करा सकता हूं। तो दो ही प्रोसीजर होते हैं, टीओसी और सब्सटेंटिव। टीओसी का मतलब है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। सब्सटेंटिव प्रोसीजर जहां पे जजमेंट कम है, देखने वाले काम करा सकते हो, ऑब्जर्व द इन्वेंटरी काउंट, ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बढ़िया नाम बना दिया सर, मजा आ गया। इसके बाद आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जहां पे आप खुद ज्यादा काम करोगे, इससे कम काम कराओगे। कब, जब दो चीजें ज्यादा हैं, दो चीजें कम है। क्या क्या ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, जजमेंट ज्यादा है। जजमेंट किसको लेके, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस। कम क्या है, कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी। सिंपल सिंपल सर। अब इसका काम यूज कैसे करना है, मैंने कहा बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इसके साथ डिस्कस करो प्लान्ड यूज ऑफ द वर्क। डिस्कस क्या करना है, आंटी, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, डॉक्यूमेंटेशन, मटेरियलिटी, रिपोर्टिंग। ये बेसिक बातें आपने डिस्कस करके चलनी है। फिर इसकी रिपोर्ट रीड कर लो, उतना काफी नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना कि क्या इसका वर्क एडिक्वेट है या नहीं। अब सर कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कब होगी, बड़ा सिंपल है। हमें एक बार डिस्कस नहीं करना, एप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे डिस्कस करना है। अब मंथ में एक बार मीटिंग हो रही है तो नॉर्मल मैटर्स मत डिस्कस करना, सिग्निफिकेंट मैटर्स। आप उसको सिग्निफिकेंट मैटर्स बताओगे, वो भी आपको बताएगा और वो अपनी रिपोर्ट भी दे जाएगा। सर इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो गया, हाँ हो गया। अब आ जाओ डायरेक्ट असिस्टेंस पे। सारे बच्चे डायरेक्ट असिस्टेंस पे फोकस करेंगे। कब यूज कर सकते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस, यहां पे हमने डिस्क को डिस्क किया, सिर्फ को रह गया, कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी। अगर है तो चुपचाप रिटर्न एग्रीमेंट कर लो। अब रिटर्न एग्रीमेंट दो बदमाशों के साथ, एंटिटी और इंटरनल ऑडिटर। इन वाले पॉइंट ध्यान रखना, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा और ये इंटरवीन नहीं करेंगे। इंटरनल ऑडिटर हमको कहता है कि मैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई भी थ्रेट्स आएगा तो हमको बताएगा, प्लस वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलेगा, ठीक है सर। अब कुछ ऐसे एरियाज है जहां आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, जजमेंट ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। जहां रिस्क ज्यादा है वहां भी जजमेंट ज्यादा है। जजमेंट किसको लेके, ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट एविडेंस को लेके, ठीक है। एक काम उसने ऑलरेडी कर लिया, एक डिसीजन आपका है। वर्क वेयर द इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी इन्वॉल्व एंड रिपोर्टेड। डिसीजंस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या उसको यूज करना है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन या डायरेक्ट असिस्टेंस। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। इसके बाद मैंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर स्कोर। स्कोर का मतलब था सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन। फिर आते हैं इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये इफेक्टिव हैं या नहीं। फिर कंपनीज एक्ट के 4 प्रोविजंस की शुभम सर ने बात की थी। सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी वाले, डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और इनकी कमेटी, ऑडिट कमेटी। ये सब किस पे बात करते हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं। और इसके बाद ऑडिटर इसी चीज पे अपना ओपिनियन देता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन आईसीएफआर 143 सबसेक्शन 3 आई फॉर आईसीएफआर। तो ये किस में नहीं जाएगी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 25 और 50 से कम है, 50 करोड़ से कम है उसकी टर्नओवर, 25 करोड़ से कम है उसकी बोरोइंग्स फ्रॉम बफ्फी। बफ्फी का मतलब है बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये आपने थ्रू आउट द ईयर चेक करना है और टर्नओवर देखनी है एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मित्रों यस सर, यहां आपका इंटरनल ऑडिट एंड एसए 610 एकदम बढ़िया तरीके से done. So here your revision is completed. I hope you enjoyed it. All the concepts done, all the questions done. बस और क्या चाहिए। So thank you so much everyone for staying till here. क्या बढ़िया पेशेंस के साथ आपने रिवाइज किया, मजा आया हो तो do let me know in comments, वीडियो को लाइक कर देना एंड yes stay subscribed to the channel for more such videos। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। Keep going all of you.